हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रंभा का भरा पूरा परिवार होता है। वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ बहुत खुश होती है। एक सुबह रंभा के सर में दर्द हो रहा होता है। तभी रंभा अपनी बहू प्रियंका से कहती है, बहू ऐसी चाय बनाना कि पीते ही तन बदन झूमने लगे। जी मम्मी जी, अभी अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। प्रियंका रंभा के लिए चाय बनाकर ले आती है। तभी डोरबेल की आवाज आती है और प्रियंका दरवाजा खोलती है तो पड़ोसन आती है। प्रियंका उनके लिए भी चाय लेकर आती है। चाय पीकर पड़ोसन कहती है, अरे बहू, कैसी चाय बनाई है? मेरा तो पूरा मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया। रंभा, तू कैसे पी रही है ये चाय? अरे आंटी जी, आप इतनी अजीब औरत हो। भला किसी के घर आकर उसकी चाय पीकर ऐसे बुराई कौन करता है? आपको चाय अच्छी नहीं लग रही है तो आप मत पियो। अरे रंभा, कैसी बहू है तेरी? घर आए मेहमान से भला ऐसे कौन बोलता है? अभी माफी मांग बहू। ये क्या तरीका है किसी बड़े से बात करने का? तमीज नहीं सिखाई क्या तुझे तेरे घर वालों ने? मम्मी जी, मैं किसी से कोई माफी मांगने नहीं वाली। आप चाहे कुछ भी कहें। रंभा, मैं जा रही हूँ। अपनी और बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। जिस तरह से प्रियंका ने पड़ोसन से बात की, ये देखकर रंभा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बहू ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। तू यहाँ ऐसे किसी से भी बात नहीं कर सकती, समझी? तो मम्मी जी, आप भी याद रखें, ये आपका भी ससुराल है। आप भी जवान संभाल कर बात किया करो। बहू पागल हो गई है क्या? आज कैसे बदतमीजी से बात कर रही है? इसके बाद प्रियंका वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। प्रियंका रात के खाने की तैयारी करने रसोई में जा रही होती है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। प्रियंका जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी मौसी सास कांता सामने खड़ी होती है। उसे देखकर प्रियंका कहती है, अरे मौसी जी नमस्ते। आप आने वाली थी, किसी को बता देती, स्टेशन आ जाते लेने आपको। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे बहू, नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई आने में। किसी को क्या तकलीफ देती, इसलिए मैं खुद ही आ गई। अब सामने से तो हट, अंदर आने दे। क्या दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी? अरे नहीं नहीं, आइए अंदर, आप यहाँ बैठो। मैं आपके लिए भी पानी और चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर प्रियंका कांता को पानी लाकर देती है और चाय बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर में वो चाय लेकर तो आती है। तभी कांता प्रियंका से कहती है, तेरी सास कहाँ गई? दिख नहीं रही है। अरे मैं तो मम्मी जी को बताना ही भूल गई। अभी बुला के लाती हूँ मम्मी जी को। वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो उसे देखकर ही पता चलेगा, मुझे देखकर खुश होएगी या सदमे में आ जाएगी। इसके बाद प्रियंका रंभा को बुला कर लाती है। रंभा कांता को देखकर खुश नहीं होती और कांता ये बात जानती थी। रंभा कांता को देखकर प्रियंका से कहती है, इसलिए तूने मुझे नींद से उठा दिया? ये आई है तो कुछ दिन तो रहेगी ना। मैं उठती तो मिल लेती, पूरी नींद खराब कर दी। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो? आपकी बहन आई है, आपको खुशी नहीं हो रही? हो तो रही है, अब क्या मैं नाच के अपनी खुशी जाहिर करूं? इतना कहकर रंभा कांता के गले लग जाती है। रंभा जैसे ही कांता को गले लगाती है, कांता बेहद खुश हो जाती है और उससे कहती है, कैसी है? सब ठीक है ना? तबीयत ठीक रहती है ना तेरी? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। प्रियंका शाम का खाना बनाने चली जाती है। कुछ ही देर में कुणाल भी ऑफिस से घर लौट आता है। कांता कमरे में आराम कर रही होती है। रंभा अपने पोते को खिला रही होती है। तभी प्रियंका किचन से बाहर आकर कहती है, आप आ गए। आज पता है कौन आया है? गैस करो। इतना क्या खुश हो रही है? तेरी मौसी आई है। तेरी बहू के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे जब से कांता आई है। अरे मासी आई है, बहुत दिनों बाद मिलूंगा उनसे। इतना कहकर कुणाल कांता से मिलने उसके कमरे में जाता है। कुणाल कांता को उठा देता है। दोनों मिलकर काफी देर तक बातें करते हैं। खाने का समय हो जाता है। फिर दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह प्रियंका चाय बनाने रसोई में जाती है। वो अपनी मासी सास के आने से बहुत खुश थी, इसलिए वो अपने घर का सबसे महंगा क्रोकरी सेट निकालती है और कुछ देर में जब सब चाय पीने के लिए आते हैं तो प्रियंका सबसे पहले कांता को चाय देती है। तभी रंभा कप को देखते हुए कहती है, बहू तूने ये सेट क्यों निकाल लिया? पता भी है ये कितना महंगा है? मम्मी जी, आपने ही तो बोला था जब कोई खास मेहमान आए तभी इस सेट को निकालना। ये थोड़ी कोई खास है भला।
इतना कहकर रंभा बिना चाय पिए ही वहाँ से चली जाती है। रंभा हर छोटी छोटी बात पर कांता को नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती और कोई भी मौका नहीं छोड़ती कांता की बेइज्जती करने का। ये सब कई दिनों तक चलता रहता है। एक रोज प्रियंका रंभा से कहती है, मम्मी जी मैं बहुत दिन से ये सब देख रही हूँ। आप हर छोटी छोटी बातों पर मासी सास की बेइज्जती कर रही हो। आखिर ऐसा क्या हो गया? आपकी सगी बहन है वो, आप ऐसा क्यों कर रही हैं उनके साथ? और एक वो है, आपकी हर कही बात वो सुन लेती है बिना कुछ बोले। अपने सम्मान की इतनी ही फिक्र है उसे तो आई ही क्यों है? यहाँ तो मैंने नहीं बुलाया उसे। और हाँ, वो मेरी कोई सगी बहन नहीं है। उसके जैसी लड़की किसी की बहन कहलाने के लायक ही नहीं है। क्या मतलब? वो आपकी सगी बहन नहीं है? क्या किया है उन्होंने ऐसा? तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। जा यहाँ से, मेरा सर फटा जा रहा है दर्द की वजह से। नहीं मम्मी जी, जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बता देती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुन फिर, मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा ने कांता को गोद ले लिया था, क्योंकि कांता के मम्मी पापा का निधन हो गया था। कांता के आते ही मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। सब उससे ही प्यार करने लगे, मुझे भूल गए। यहाँ तक तो सब ठीक था। मैंने ये सोचकर कुछ नहीं कहती कि वो छोटी है, लेकिन सारी हदें तो तब पार हो गई जब इसने उस लड़के से शादी कर ली जिससे मेरी शादी तय हो चुकी थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। बस तब से ही मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसने वो किया जो एक सौतेली बहन भी नहीं करती। उस लड़के से शादी करके इसने ये साबित कर दिया कि वो सौतेली बहन है और सौतेली ही रहेगी। प्रियंका रंभा की सारी बातें सुनती है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो कांता को काफी गलत समझने लगती है और कांता से अजीब तरह से व्यवहार भी करती है। ये देखकर कांता कहती है, बहू तुझे क्या हो गया है? तुम मुझसे कुछ दिनों से ठीक से बात नहीं कर रही है। जिसकी वजह से मेरी सास को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हो, उससे मैं भला अच्छे से कैसे बात कर सकती हूँ? इसीलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रही है? बहू तुझे अधूरी बात ही पता है, जिसमें मैं सबको दोषी नजर आती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जिस लड़के से मेरी शादी हुई, पहले उसकी शादी रंभा से तय हुई थी, लेकिन फिर पापा ने उसके बुआ के बेटे से रंभा की शादी तय कर दी और उस लड़के की मुझसे, जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन आज तक रंभा मुझे इसका ही जिम्मेदार ठहराती है। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मम्मी जी को यही लगता है कि आपने उनकी शादी उस लड़के से तुड़वा दी। रंभा वहाँ से गुजर ही रही होती है, तभी वो कांता को प्रियंका से बातें करते हुए सुन लेती है। रंभा सारी बातें सुनने के बाद रोने लगती है और कांता के पास जाकर कहती है, ऐसा ही था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने सालों से मेरा ऐसा व्यवहार क्यों सह रही थी? तू कभी तैयार ही नहीं हुई मेरी बात सुनने के लिए, लेकिन मुझे पता था एक न एक दिन तेरे सामने सच्चाई जरूर आएगी। मुझे माफ कर दे कांता। इसके बाद रंभा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और वो फिर कभी कांता से बदतमीजी से बात नहीं किया करती। करीना बड़े ही आराम से अपने बिस्तर पर पसरे टेंगी टमाटो कुरकुरे खा रही थी और अपनी मनपसंद पिक्चर देख रही थी। तभी अचानक से वो अपने मसालेदार कुरकुरे वाले हाथ को अपनी आँखों पर लगा लेती है, जिसके बाद उसकी आँखों में जलन मचने पर वो चिल्लाते हुए अपनी माँ मीना को आवाज लगाती है, माँ, ओ माँ, जल्दी आओ, मेरी आंखें जल रही हैं। माँ आओ, वरना आपकी इकलौती बेटी अंधी हो जाएगी। करीना की आवाज सुनकर मीना हाथों में बेलन पकड़े उसके कमरे में आकर बोलती है, क्या हुआ? क्यों पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रही है? माँ देखो ना, मैंने गलती से कुरकुरे खाते खाते ना मिर्ची वाले हाथ आँखों में लगा लिए। मुझे जल्दी से बाथरूम में ले चलो, मेरी आँखों में बड़ी जलन हो रही है। तेरा तो अब ये रोज का हो गया है, पूरा दिन इन कुरकुरों को ठूसती रहती है और फिर मसाला आँख में लगाकर पूरे घर की शांति को भंग करती है। अरे अब तक तो तुझे बाथरूम जाने की खुद ही प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। अपना लेक्चर बाद में दे देना, पहले मुझे बाथरूम ले चलो। मीना करीना को बाथरूम तक लेकर जाती है, जहां करीना अपना मुंह धोने के बाद बाहर आती है और तौलिए से पोंछकर बोलती है, अब मिली शांति। अब मैं अपना नया फ्लेवर वाला कुरकुरे निकालती हूँ। हाँ, और उसको भी अपनी आँखों में डालती हूँ। अरे कुरकुरे खाने की चीज है, आई ड्रॉप नहीं है जो रोज रोज आँखों में उसका मसाला डालती रहती है। माँ वो गलती से हो जाता है, मैं जानकर नहीं करती। माँ कुरकुरे खाने में मैं इतनी खो जाती हूँ कि पता ही नहीं चलता मेरा हाथ कब आँखों में चला गया। खैर छोड़ो, अब मैं उठ ही गई हूँ तो आज कॉलेज चली जाती हूँ।
धन्य भाग कॉलेज वालों के कि तू वहाँ पधारेगी, वरना तो पूरा दिन पसरे पसरे कुरकुरों की सेल बढ़ाती रहती है। ये क्या, जब देखो तब कुरकुरे खाती रहती है। कुरकुरे बनाने वाले ने देख लिया ना तो तुझे कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर बना देगा। क्या मजाक था। अब मेरा पैकेट दो कुरकुरे का। वैसे भी ऐसी चीजें मैं किसी को शेयर करना पसंद नहीं करती। माई कुरकुरे इज माई कुरकुरे, नन ऑफ योर कुरकुरे। ओह बस कर, अब तो तेरा ये पूरा पैकेट मैं ही खत्म करूँगा। इतना बोलकर अक्षय करीना का कुरकुरे का पैकेट लेकर भाग जाता है और करीना उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। ऐसे ही हंसी खुशी से कॉलेज का सारा दिन निकल जाता है और शाम को घर जाते वक्त अक्षय को रास्ते में एक कुरकुरे चाट का छोटा सा थैला दिखता है और वो ऐसी अलग सी चाट देखकर अपने साथ चल रही करीना से बोलता है। करीना वो देख चाट, वो भी कुरकुरे वाली। तूने कभी खाई है कुरकुरे चाट? नहीं यार, सुना है पर खाई नहीं है। चल ट्राई मार लेते हैं। हाँ चल, वैसे भी कुरकुरे की बात है, तू कहाँ पीछे रहेगी। करीना और अक्षय उस ठेले वाले के पास जाते हैं और उससे चाट के फ्लेवर के बारे में पूछते हैं। अरे अंकल, आप यहाँ कुरकुरे चाट बेच रहे हो? कौन कौन सी चाट है आपके पास? मतलब फ्लेवर भी है क्या चाट में? हाँ बेटा, है ना, मसाला मंच कुरकुरे चाट, नोटी टोमेटो कुरकुरे चाट, कुरकुरे अचारी चाट और भी बहुत कुछ है। आप बताओ कौन सी खानी है? अंकल आप हर फ्लेवर की ना एक एक प्लेट दे दो। कोई पागल है क्या, खा लेगी? पता है इनके पास कितने फ्लेवर हैं? अरे जितने भी हो कोई मतलब नहीं है। मुझे कुरकुरे खाना इतना पसंद है कि पूरे दिन में 10-15 पैकेट तो मैं यूं चट कर जाती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, तू तो कुरकुरे से बना इंसान खा जाए, ये तो फिर भी चाट है। चाट वाला करीना के लिए हर फ्लेवर के कुरकुरे का चाट बनाता है और करीना बिना रुके सारी फ्लेवर की चाट को चट कर जाती है और स्वाद लेते हुए बोलती है। अंकल सच में कुरकुरे का चाट ना बड़ा यम्मी था, लेकिन आप अपना ये ठेला ना हमारे कॉलेज के बाहर लगाओ। वो क्या है ना, जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है ना तो बच्चे ना भूखों की तरह इधर उधर आवारा सांड की तरह घूमते हैं और आपका ये कुरकुरे ना चटपटा सा वहाँ पे बहुत अच्छा सेल होगा। जरूर बेटा। इतना बोलकर करीना चाट के पैसे देकर अक्षय के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। शाम होने पर जब करीना घर आती है तो उसकी माँ हाथ में बेलन लिए हॉल में बहुत सारे कुरकुरे के खाली पैकेट बिखेरे खड़ी होती है और करीना के आते ही बोलती है। आ गई बेटी, आज मैंने तेरे कमरे की सफाई करने की सोची तो देख मुझे क्या मिला, इतने सारे खाली कुरकुरे के पैकेट। तो बेटा मुझे ये बताने का कष्ट करोगी कि इन अनमोल पैकेट्स को क्यों संभाला हुआ था? अपने दहेज में ले जाना है आपको? वो माँ, मैं फेंकने वाली थी आज जाकर। कोई नहीं बेटा, माँ है ना फ्री की नौकरानी, वो कर देगी ये काम। तुम आराम करो और बताओ कुरकुरे खाने हैं तो लेकर आऊं? माँ अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है। वो जो नया वाला फ्लेवर आया है ना कुरकुरे का, मल्टीग्रेन करी और हर्ब्स वाला, वही लेकर आऊंगी मैं। रुक, तुझे मल्टीग्रेन बेलन का स्वाद चखाती हूँ। मीना बेलन लेकर करीना के पीछे भागती है और बेचारी करीना खुद को बचाने के लिए अपने कमरे की तरफ भागती है। कुछ देर में अपने हाथ पैर को अपनी माँ के हाथों तुड़वाकर करीना अपने कमरे में बैठी एक और कुरकुरे का पैकेट खोलकर बोलती है। मार खाने के बाद ना कुरकुरे खाने का मजा ही निराला है। ऐसे ही गुजरते समय के साथ करीना का कुरकुरे खाने का क्रेज बढ़ता जाता है। एक शाम वो सारे फ्लेवर के कुरकुरे के पैकेट लाकर उन सब को मिक्स करके कुरकुरे मल्टी फ्लेवर का चाट बनाती है और अपनी माँ को देते हुए बोलती है। माँ इसे खाकर देखो कैसी बनी है। पहली बार कुछ बनाया भी तो क्या, कुरकुरे चाट। अरे कल को शादी हो गई तो उनको क्या पूरे दिन कुरकुरे खिलाएगी? वो तो बात की बात है। आप अभी ये खाकर बताओ कि ये कैसी बनी है और कैसी नहीं। मीना अपनी बेटी की हाथ का चाट खाकर खुश हो जाती है, जिसके बाद तो करीना के कुरकुरे खाने के शौक को और भी पंख लग जाते हैं और वो अब सुबह शाम बस कभी कुरकुरे ही खाती
तो कभी उसकी चाट बनाकर खाती। यहाँ तक कि वो कुरकुरे पिज्जा, कुरकुरे सैंडविच सब कुछ बनाकर ट्राई करती। ऐसे ही एक शाम उसको अक्षय बहुत ही जरूरी बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहाँ आने पर करीना बोलती है, क्या हुआ तुझे? क्यों इतनी जल्दबाजी में बुलाया है? वो मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक्चुअली मुझे ना तुझे कुछ दिखाना है। दिखाऊं? मना कर दूंगी तो दिखाएगा नहीं क्या? हद है, मेरे साथ भी फॉर्मेलिटी कर रहा है। चल दिखा। अक्षय उसके सामने एक रिंग का बॉक्स खोलता है, जिसमें कुरकुरे के डिजाइन वाली अंगूठी होती है। वो अंगूठी करीना को दिखाते हुए बोलता है, करीना, मैं बहुत टेढ़ा हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ तेरा हूँ और तुझे बहुत प्यार भी करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह बेटे, कुरकुरे खाने वाली को कुरकुरे के डिजाइन की रिंग देकर प्रपोज कर रहे हो। तुमको क्या लगता है मैं ऐसे ही मानने वाली हूँ? ना ना, देखो अक्षय, वैसे प्यार तो मैं भी करती हूँ तुमसे, लेकिन अगर तुम मुझे इस नकली की जगह असली कुरकुरे देते ना तो मैं झट से हाँ कर देती। मैंने उसका इंतजाम भी किया हुआ है, मेरी कुरकुरे की दीवानी। पीछे देखो। करीना जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वेटर एक बड़ी सी टेबल पर कुरकुरे के हर तरह के फ्लेवर, कुरकुरे चाट और साथ ही कुरकुरे पिज्जा को लेकर आ रहा होता है। ये देखकर करीना खुश होकर अक्षय को गले लगाकर कहती है, थैंक यू अक्षय, एंड यू नो मेरा ड्रीम प्रपोजल ये है। मैं चाहती हूँ इन कुरकुरे के मसालों की तरह हमारी जिंदगी भी खट्टी मीठी स्पाइसी बनी रहे, और जैसे मैं कभी कुरकुरे खाना नहीं छोड़ सकती ना, वैसे ही तुम भी मुझे कभी छोड़ के मत जाना। शुक्रिया मैडम। चलिए आज हम अपनी कुरकुरे वाली डेट के साथ अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की भी शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी ये रिंग पहनो। अक्षय करीना को अंगूठी पहना देता है, जिसके बाद कुरकुरे की शौकीन करीना को पूरी जिंदगी के लिए एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। रोहित अपनी माँ अंजनी के साथ हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर की बात सुनकर अपने सर को पकड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, ये सब झूठ है। मैं इस हॉस्पिटल पर केस कर दूंगा। अरे जब मेरी बीवी गिरी ही नहीं, उसको कोई चोट लगी ही नहीं, तो ये लोग उसका मिसकैरेज कैसे बता सकते हैं? रोहित बेटा, संभाल खुद को। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? कितने खुश थे हम, मेरा छोटा सा परिवार जिसमें कितने समय बाद खुशियाँ आई थी, क्यों उजाड़ दिया? रोहित की माँ अंजनी रोते हुए अपने पुराने वक्त को याद करती है, जब वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने गई थी। अंजनी अपने बेटे रोहित के साथ संजना नाम की लड़की के घर जाती है, जहाँ उसके माता पिता उनका स्वागत करते हैं, और फिर कुछ देर में संजना नाश्ते की ट्रे लेकर सबके आगे आती है और रोहित उसको देखकर ही उसे पसंद कर लेता है। दोनों के परिवार वाले उनकी शादी तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी पूरे विधि विधान के साथ करवा देती हैं। जिसके बाद अंजनी बड़े ही चाव से अपनी नई बहू संजना का स्वागत करती है और फिर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ संजना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ये देखकर अंजनी बहुत खुश होती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, तूने तो सच में मेरे बेटे और इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन एक कमी अभी भी खलती है। वो क्या माँ जी? बहू, मुझे दादी बना दे। रोहित की शादी के बाद मेरी यही पहली इच्छा थी कि जल्दी से अपने पोते या पोती का मुंह देखकर चैन की सांस ले सकूं। क्या माँ जी, आप भी ना? संजना शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। रोहित अपनी पत्नी को हर खुशी देता है, लेकिन शादी के 9 महीने गुजर चुके थे, पर अभी भी संजना की गोद नहीं भरी थी, जिसके लिए वो परेशान होकर अपने पति से बोलती है, रोहित, हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी मेरी गोद नहीं भर रही है। माँ जी मुझसे कितनी उम्मीदें लगाई बैठी हैं। रोज रोज उनका ये उतरा सा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। भले वो मुझसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अंदर ही अंदर कितना तड़प रही है अपने पोते पोतियों को खिलाने के लिए। अरे संजना, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? अरे अभी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है और तुम इतनी टेंशन मत लो। समय आने पर माँ की इच्छा जरूर पूरी होगी। रोहित की बात से संजना को हौसला मिलता है और वो सब कुछ भूलकर
अपने रोज के कामों में लग जाती है। एक सुबह अंजनी की पड़ोसन सरला उनके घर आकर बोलती है, अंजनी बहन कैसी हो? बहू आने के बाद से तो तुम दिखती ही नहीं हो। घर रहकर बहू की सेवा का आनंद उठा रही हो ना? अरे सरला बहन, बहू मिली ही इतनी गुणवान है कि उसके घर में रहते घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। सरला अंजनी से बातें कर ही रही होती है कि तभी संजना उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसके बाद वो ट्रे टेबल पर रखकर वापस चली जाती है। तभी सरला बोलती है, अंजनी बहन, बहू तो सच में बहुत सुंदर है। एक बात तो बताओ, गोद वोद भरी बहू की या नहीं? अरे अभी कहाँ, शादी को समय ही कितना हुआ है। फिर भी बहन, वो विमला जी की बहू ने तो 3 महीने में खुशखबरी दे दी थी, लेकिन शर्मा जी की बहू के 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। थक हार के शर्मा जी ने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। क्या? अरे पर ये तो गलत है। बहू लाए थे या बच्चा पैदा करने की मशीन, जो बच्चा ना देने पर बहू ही बदल दी। लानत है ऐसी सोच वालों पर। पर अंजनी बहन, जब घर में लंबे समय तक बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई दे तो हर माँ बाप यही करते हैं। सरला और अंजनी की बातें रसोई में खड़ी संजना सुन रही थी, जो अपने मन में भी ये डर बैठा लेती है कि अगर उसकी गोद ना भरी तो उसकी सास कहीं रोहित के भी दूसरी शादी ना करवा दे। समय गुजरता है और एक सुबह जब सभी नाश्ता करने बैठे होते हैं तो अचानक संजना की तबीयत खराब हो जाती है और उसको उल्टियाँ होने लगती है। ये देखकर अंजनी बोलती है, बेटा लगता है घर में खुशखबरी आने वाली है। रोहित संजना को उसकी एक दोस्त डॉक्टर रिया के पास लेके जाता है, जहाँ ये पता चलता है कि संजना माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर अंजनी बहुत खुश होती है और रोहित तो पूरे क्लिनिक में मिठाई बांटता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटे संजना को घर लेकर आते हैं, जहाँ अंजनी बोलती है, बहू तूने तो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी, कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं तेरा। माँ जी, आप जैसी सास देकर भगवान ने तो पहले ही मेरी झोली खुशियों से भर दी थी, तो भला मैं आपको ये छोटी सी खुशी नहीं दे सकती? अच्छा, अब आप दोनों सास बहू का ये प्यार खत्म हो गया हो तो मेरी भी बात सुनो। संजना, अब तुमको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे या माँ को बोल देना, और समय पर खाना खाना और दवाइयाँ लेनी है। कोई लापरवाही मत दिखाना। अरे बस, मैं हूँ इसके साथ। मैंने तुझे पाला है, मेरे सामने तो इसको ज्ञान दे रहा है। वाह बेटा, बहुत बड़ा हो गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि होने वाले बच्चे की दादी हैं उसका ख्याल रखने के लिए। रोहित और अंजनी अब संजना का बहुत ख्याल रखने लगे थे। उसको आधी रात को चॉकलेट खाने का मन करता तो रोहित कहीं से भी उसे वो ला कर देता। ऐसे ही उसकी सास भी उसको घर में अच्छे से अच्छा खाना बना कर देती, समय समय पर उसके पैरों की मालिश करती। देखते ही देखते संजना की प्रेगनेंसी के 7 महीने पूरे हो गए थे और एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। तभी रोहित समय रहते उसे बचा लेता है, लेकिन झटका लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है और दोनों माँ बेटे उसे रिया के क्लिनिक लेके जाते हैं, जहाँ रिया उनको संजना का चेकअप करके बताती है, आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। संजना का मिसकैरेज हो गया। माँ कहाँ खो गई? रोना बंद करो माँ। और सुनो, मुझे लगता है यहाँ कोई साजिश चल रही है। ऐसे कैसे ये लोग मेरे बच्चे को मरा हुआ बोल सकते हैं? बेटा सच को अपना ले, कोई क्यों तेरे बच्चे को जानकर मारेगा। कभी कभी छोटे हाथ से भी बड़ी दुर्घटना कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकता। रुको, मैं अभी रिया से बात करके आता हूँ। रोहित रिया से अपने सवालों का जवाब लेने अंदर जा ही रहा होता है कि उसके कानों में संजना की आवाज आती है, जो रिया से बोलती है, रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने मेरा साथ दिया। अब कम से कम मेरी सासू माँ को ये तो नहीं लगेगा कि मैं माँ नहीं बन सकती और वो रोहित की दूसरी शादी नहीं करवाएंगी। संजना, वैसे मुझे तेरी सास ऐसी नहीं लगती जो तेरे माँ ना बनने पर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती। फिर भी मैंने तेरे कहने पर तेरी इस झूठी प्रेगनेंसी में तेरा साथ दिया और आज तेरे झूठे मिसकैरेज की खबर दी। ये सुनकर तो रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बच्चे के मरने का वो अफसोस कर रहा था, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो संजना के धोखे को सबके सामने लाना चाहता था। इसीलिए क्लिनिक से डिस्चार्ज करवाकर जब दोनों माँ बेटे उसे घर लेकर आते हैं, तब रोहित घर आते ही जोर जोर से तालियां बजाकर संजना से बोलता है, तो मेरी प्यारी बीवी संजना, कैसा लग रहा है तुमको मेरे बच्चे को मारकर? ये आप क्या कह रहे हैं रोहित जी? वो मेरा भी बच्चा था,
माँ थी मैं उसकी, आपसे ज्यादा दुख मुझे है उसके जाने का। हाँ रोहित, ये क्या कह रहा है? अरे इसमें बहू का क्या कसूर? तू उस पर क्यों अपनी नाराजगी दिखा रहा है? अरे माँ, आपकी ये बहू एक नंबर की झूठी मक्कार चालसाज है। ये कोई मावा नहीं बनने वाली थी, इसने हमारी भावनाओं का मजाक बनाया है बस। एक नंबर की झूठी है ये, और वैसी ही झूठी थी इसकी प्रेगनेंसी। अंजनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद रोहित उसे क्लिनिक का सारा सच बताता है। अपनी बहू के हाथों इतना बड़ा धोखा खाकर वो टूट जाती है। जिस बहू को हमेशा उसने सराखों पर रखा, उसने आज इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, ये जानने के लिए वो उससे बोलती है। क्या कमी रह गई थी बहू मेरे प्यार में? मैंने तुझे कभी ताने मारे या कोई जुल्म किया? अरे एक ही इच्छा थी, वो भी दादी बनने की। उसके लिए भी मैंने कभी तेरे पर जोर नहीं डाला, पर फिर भी तुझे इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या नौबत आ गई? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन आपकी और सरला आंटी की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी कि कहीं आप सच में रोहित जी की दूसरी शादी न करवा दे। इसलिए मैंने ये झूठा ड्रामा किया ताकि मिसकैरेज के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, ताकि मैं आपको सच में खुशखबरी दे सकूं। संजना की बात सुनकर अंजनी समझ जाती है कि उसने ये सब सिर्फ एक डर के कारण किया, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है। साथ ही रोहित को भी कुछ समय लगता है संभलने के लिए, लेकिन वो भी संजना को माफ कर देता है, जिसके थोड़े समय बाद उनकी जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाती है। और अब की बार संजना सच में माँ बनके उनके परिवार को ये खुशी भी दे देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।